नमस्कार दोस्तों, प्रतिष्ठानम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ज़बरदस्त हो गए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। देखिए, इस समय हम लोग पेट की प्रारंभिक परीक्षा और बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ 2022-23 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को जारी किए हुए हैं, जिसमें लगातार आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स बना के प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार हम सबको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से मान के चलें आप कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आना डैम श्योर है। तो इसमें कोई आप इसमें कोताही ना बरतें, इसको अच्छे से ध्यान दें। देखिए, बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है, ये ध्यान रखेंगे। मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। अगर बात करें आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 तरह के मूल अधिकार थे, जिनमें एक जो मूल अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, उसको अब समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में 6 तरह के मूल अधिकार सबको प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो जिसको हम जानते हैं कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से सभी भारतीय नागरिकों को 6 तरह के मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आइए जल्दी से बात करते हैं, एक एक आर्टिकल को देखेंगे और यहाँ से आपको एकदम ये रट जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट जान लीजिए कि एकदम जुबान पे सबको होना चाहिए, ये जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना एकदम तय रखिए कि प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा, चाहे जिस पेपर में आप जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए। एक एक आर्टिकल हम लोग देखेंगे। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 की, तो आर्टिकल नंबर 12 है राज्य की परिभाषा। यहाँ से यार एक मिनट में इसको बदल लो। तो आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत ये समझाया गया है कि राज्य की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत बताई गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बात करें आर्टिकल 13 की, तो इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं भाई? न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किसी भी जुडिशरी की ये बड़ी ताकत होती है कि वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा बने हुए जो नियम हैं उसकी समीक्षा कर सकती है या अपने किसी भी पुराने नियम की भी जांच कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। तो ये जो पावर है ये हम लोगों ने देखा था कि हमने यूएसए से लिया है। तो ये है आर्टिकल नंबर 13। आइए यहाँ से बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 जो है 14 से लेकर 18 तक की बात करते हैं, तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समझ समता है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आया है। आर्टिकल नंबर 18 जो है ये उपाधियों के अंत की बात करता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। किससे है भाई? समता का अधिकार। इसको आपको हूबहू याद कर लेना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 19 से लेकर 22 तक की बात करेंगे, तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है आर्टिकल नंबर 19 में। यहीं पर याद रखिए 19 में ABCDEFG ऐसे करके है, तो इसमें 19 के ए के प्रथम भाग में है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, वहीं पर है प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये भी अनुच्छेद 19 का विषय है। अभी एक पेपर हुआ था शायद लेखपाल का, आप लोगों ने पेपर जो मेरे पास भेजा था उसमें आपको पता होगा कि ये प्रश्न उसमें पूछा था कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है, तो आप आंसर करेंगे आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, ये आर्टिकल नंबर 20 की बात है। आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण जो है, ये आर्टिकल नंबर 21 की बात है, जिसको आप कहते हैं जीने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में ही याद रखेंगे, इसमें आर्टिकल नंबर 21 में ही निहित है निजता का अधिकार। क्या याद रखेंगे? निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, नींद पूरी करने का अधिकार। ठीक है, सोने का अधिकार, जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार,
रोजी रोटी कमाने का अधिकार, ये सब जो है भाई मेरे भाई, ये सब आर्टिकल नंबर 21 के विषय हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल नंबर 21 के बाद आर्टिकल नंबर 21 का ए आया, मतलब एक अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा ये अलग से अनुच्छेद जोड़ दिया गया जो कि 21 का ए बना। इसी को बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये जो है 86वें संविधान को द्वारा जोड़ा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो राज्य करता है। अब आर्टिकल नंबर 22 भी देख लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण की जो बात है कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो तरह की गिरफ्तारी होती है, एक निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी, एक दंडात्मक निरोध के तहत गिरफ्तारी। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी जो है वो अपराध के पूर्व जो है वो वहां पर गिरफ्तारी होती है, और दंडात्मक निरोध के तहत गिरफ्तारी जो होती है वो अपराध करने के बाद जो आपकी गिरफ्तारी होती है, वो आर्टिकल नंबर 22 में है। अब आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि मानव के बलात् और बेगार और दुर्व्यापार का प्रतिषेध, मतलब किसी से आप जबरन काम नहीं करा सकते, तो मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम क्या प्रतिषेध साफ साफ किया गया है आर्टिकल नंबर 23 में। ये ध्यान रखेंगे, 23-24 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आर्टिकल नंबर 24 की बात करें तो कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम, अब याद करने की ट्रिक यहीं पर छिपी है। यहाँ देखिए क्या लिखा है 24, यहाँ क्या लिखा है 14, इसका मतलब दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर बलात् श्रम बेगारी का निषेध और यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि 14 वर्ष से कम एज के जो भी बच्चे हैं उनको कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। तो ये रही बात। अब देखते हैं 25, 26, 27 और 28। ये 25, 26, 27 और 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इनके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने की आजादी है, ये है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको है। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म को विकसित करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो कर देने के लिए भी आप स्वतंत्र है, न देने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र है। आर्टिकल नंबर 28 की बात करें तो कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 28 में ही ये साफ साफ कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का मतलब नकारात्मक शिक्षा से है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 की, ये है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा, यह आर्टिकल नंबर 29 कहता है। और आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सरकार जो है विशेष शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार उनको दे रखेगी। यहाँ से जो मदरसा उदरसा का जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं वो आर्टिकल नंबर 30 से ही आता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 भी ध्यान रखेंगे, अक्सर ये विवादों में रहता है, इसके कारण ये चर्चा में बना रहता है। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता जो है वो पहले थी, ये खत्म कर दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 31 जो पहले मूल अधिकार था अब ये खत्म है, यही है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसको अब खत्म करके आर्टिकल 300A के तहत इसको रख दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह के मूल अधिकारों को लेने में या मूल अधिकारों को प्राप्त करने में कोई समस्या हो रही तो आप सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपके मामले का निदान करेगा और आपको मूल अधिकार प्रदान करेगा। साथ ही साथ याद रखेंगे कि अनुच्छेद 226 के तहत आप मूल अधिकारों के हनन के संबंध में उच्च न्यायालय की भी शरण ले सकते हैं, हाई कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपका मूल अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट में जाके अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको नोट्स बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।